नमस्कार दोस्तों, अभी हम दुबई में स्थित वेटर एलएलसी के कार्यालय में आए हैं और इस वीडियो में हम आज वेटर और गॉरोडलेस परियोजनाओं के आविष्कारक डेनिस टैगलिन से कंपनी के इतिहास और भविष्य की परियोजनाओं पर सवाल जवाब और चर्चा करेंगे। हेलो डेनिस, नमस्कार। हेलो हरीश, नमस्कार। वेटर और गॉरोडलेस परियोजनाओं की शुरुआत कैसे हुई? कृपया इसके इतिहास पर प्रकाश डालें। ये कहानी कैसे शुरू हुई? 2008 तक मैं अपने व्यवसाय में सक्रिय था। ये एक निर्माण संगठन था जिसमें 350 कर्मचारी कार्यरत थे। उस समय मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा थी। मैं अच्छी तरह समझ गया था कि एक इमारत क्या चीज होती है और इसे कैसे बनाया और खड़ा किया जाता है। लेकिन 2008 के आर्थिक संकट के दौरान जब सभी रास्ते बंद हो गए, तब मैंने शांत वातावरण में बैठकर गंभीरतापूर्वक सोचा और विचार किया कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और क्या सही है। उस व्यक्त मन में कई दार्शनिक सवाल भी आते थे। मैंने जाना कि दुनिया में पर्यावरण की स्थिति बिगड़ रही है और इसे बचाने के लिए कुछ करने की जरूरत है। निश्चित रूप से हम लोगों को वाहनों या विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने से मना नहीं कर सकते थे। आधुनिक दुनिया इसकी कल्पना नहीं कर सकती है, इसलिए एक विकल्प पेश किया जाना जरूरी था। मैंने इस कारण उस गतिविधि को छोड़ने का निर्णय लिया जिसे मैं 2008 से पहले किया करता था। हालांकि ये काफी बड़ी और लाभदायक परियोजना थी। मैंने वैकल्पिक तरीके से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की संभावनाओं पर निष्पक्ष रूप से विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का फैसला किया। मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। सोवियत संघ 1950 और 1960 के दशक में विज्ञान विषय कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी गईं। उन दिनों के वैज्ञानिक प्रयोग और अध्ययन आज भी प्रासंगिक हैं। साथ ही भौतिकी और यांत्रिकी के क्षेत्र में तब से नया बदलाव देखने को नहीं मिला है। इसलिए ये बहुत अच्छी जानकारी थी जो मुझे मेरी मातृभाषा में उपलब्ध थी। सामान्य तौर पर इस अर्थ में मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूँ। यदि आज हम कोयला जलाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते क्योंकि इससे लोगों का जीवन स्तर खराब हो जाएगा, तो उसकी जगह हमें हर हाल में एक नया विकल्प पेश करना होगा। सबसे पहले मुझे शहरों से असंतोष था क्योंकि हमारे शहर आमतौर पर धूल और प्रदूषित गैस से भरे तथा शोरगुल वाले स्थान हैं। इस विषय पर तमाम दावे सामने आते रहते हैं। तब जो पहला विचार मेरे मन में आया वो था 4 जमीनी स्तरीय परियोजना का कार्यान्वयन, जहां हम लक्ष्यों को अलग अलग करके उन्हें प्राप्त करते हैं। आज सभी शहर इस सिद्धांत के अनुसार बसे हैं कि सभी चीजें एक दूसरे के मार्ग में आती रहती हैं, अर्थात माल परिवहन, व्हीलचेयर वाले लोग, हरे भरे स्थान, भवन, जानवर सभी एक स्तर पर मौजूद हैं, जिस वजह से समस्या बढ़ जाती है। आजकल हम चक्करों में उलझे हुए हैं जिसमें प्रतिभागियों के बीच संघर्ष होता है, जो शहर के चारों ओर घूमने के लिए पहला और शायद एकमात्र स्तर का इस्तेमाल करते हैं। हम समाधान के रूप में 4 स्तरीय परियोजना को प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे समाधान निकालना संभव है। पहला स्तर भारी रसद गोदाम के लिए आरक्षित है। द्वितीय स्तर संचार व्यवस्था के लिए है। हमें अब संचार को भूमिगत छिपाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काफी महंगा पड़ता है एवं उनकी कार्य करने की क्षमता और आयु में कमी हो जाती है। साथ ही भूमिगत वातावरण उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता है। तृतीय स्तर यात्री और रसद स्तर है, जो एक बड़े शॉपिंग मॉल की तरह है। इसे समझने के लिए YouTube पर आप एक वीडियो को विस्तार से देख सकते हैं जिसमें हमने दुबई शहर में परिवहन और रसद प्रणाली को एकीकृत करते हुए दिखाया है। वहां हम सभी ने इसे काफी रंगीन ढंग से प्रदर्शित किया है ताकि पता चले कि ये असल में कैसा दिखेगा। चतुर्थ स्तर पूरी तरह से हरा भरा है। हमारे पूर्वज प्राकृतिक वातावरण में रहने के आदी रहे हैं जहां मानव निर्मित चीजें नहीं हुआ करती थी। वहां ट्रक की आवाज की जगह पक्षियों के कलरव और गायन सुनाई देते थे। लेकिन आज हमारे शहर बहुत ही ज्यादा शोरगुल वाले स्थान बन गए हैं। जब कोई व्यक्ति हर समय शोर में रहता है तब ये शोर 80 डेसिबल से ऊपर चले जाते हैं, तो ये तंत्रिका तंत्र को कमजोर कर देता है। इसका मानव स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में उच्च जीवन स्तर की कल्पना करना मुश्किल है। बाद में हमने खुद से सवाल पूछा, इस परिवहन और रसद प्रणाली में किस तरह की इमारतें होनी चाहिए? एक कॉम्पैक्ट गगनचुंबी इमारत थी जिसमें 4 भाग थे। पहले तो यही लगा कि इमारतों के बीच से काफी तेज हवा चलेगी,
हम हमेशा से जानते हैं कि अगर बाहर हवा चल रही हो तो इमारतों के कोनों या मेहराब पर हवा की रफ्तार बढ़ जाती है। अगर एक इमारत भी हो तो तेज हवा चलेगी, यानी हवा इस इमारत के चारों ओर बहने लगेगी। पहली नजर में ये विचार आया कि ये नकारात्मक है। फिर समझ में आया कि वायु प्रवाह के त्वरण को सकारात्मक रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसलिए इसके मार्ग में एक पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया गया। समय के साथ हमने इस तकनीक में सुधार किया ताकि पवन ऊर्जा फार्म पूरी तरह की ऊंचाई तक स्थित हो, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हवा जितनी ऊंची होगी वो उतनी ही तेज होगी। स्थिर धुरी पर पवन ऊर्जा संयंत्र आकार में 3 मंजिल के बराबर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, घूम सकते हैं और किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते, शोर नहीं करते, कंपन नहीं करते एवं नकारात्मक ध्वनियों और गैसों का उत्सर्जन नहीं करते, बल्कि सिर्फ फायदा पहुंचाते हैं। दरअसल इन सभी विचारों का निर्माण इसी तरह हुआ था। इसके पेटेंट के लिए आवेदन किया गया है। क्षैतिज अक्षीय क्लासिक पवन ऊर्जा फार्म के क्या गुण हैं और वे किस चीज से बने हैं? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले उनके पास नींव है। जानकारी के मुताबिक इसका द्रव्यमान 5000 टन का है। इसमें कंक्रीट की बहुत बड़ी मात्रा है और जनरेटर जो शीर्ष पर स्थित है का वजन 200 टन और एक ब्लेड का वजन 7 टन होता है। बाह्य रूप से ये काफी सरल है, लेकिन तकनीकी रूप से ये एक जटिल डिजाइन है। हमारे मामले में हम नींव के द्रव्यमान को 2-3 गुना तक कम कर सकते हैं। इन पवन ऊर्जा फार्मों और जनरेटर को धारण करने वाली संरचना साधारण प्रबलित कंक्रीट की बनी है। इसमें स्थिर अक्ष है जिसे हमने बड़ी संख्या में इमारतों के बीच फिक्स किया है, जिससे लागत मूल्य में कमी आती है क्योंकि अब हमें 120 या 190 मीटर की ऊंचाई पर 200 टन का जनरेटर रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये डिजाइन स्वयं में सरल है तथा लागत मूल्य में कम से कम 2 गुना की कमी करता है। क्या कभी भारत सरकार से आपकी चर्चा हुई है? मैं अपने जीवन में कभी भी भारत नहीं आया हूँ। मेरी इस देश में जाने की इच्छा और योजना है। इसके अलावा हमने इस वर्ष भारत में एक प्रदर्शनी की योजना बनाई है। जब हमें सही तारीख और समय का पता चलेगा तो हम आपको अवश्य बताएंगे। हम आपको वहां जरूर बुलाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि वास्तुकला अवधारणा के माध्यम से कुछ क्षेत्र के नेतृत्वकर्ताओं के साथ संवाद की शुरुआत की जा सकती है। तो मैं क्या प्रस्ताव दूं? आप किसी ऐसे स्थान का चयन करें जहां हमारी इमारत या शहरी परिवहन एवं रसद प्रणाली के हिस्से का निर्माण हो सके। हमें उस जमीन का पता बताइए। हम या तो खुद ड्रोन से वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करेंगे या आप इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। हम ड्रोन से वीडियो शूटिंग करेंगे और फिर जगह के अनुसार एक वास्तुशिल्प अवधारणा को तैयार करेंगे। इसके बाद आप किसी राज्य विशेष की सरकार को वीडियो दिखा सकते हैं। यदि इसमें उनकी रुचि होगी तो हम इस परियोजना को उनके क्षेत्र में लागू करने की संभावनाओं और तरीकों पर चर्चा करने को तैयार हैं। विटर परियोजना को विकसित करने के लिए आपको और कितने धन की आवश्यकता होगी? इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे रास्ते क्या होंगे। अब उदाहरण के लिए हमारा वियतनाम के साथ समझौता है। यहाँ दुबई में भी संवाद चल रहा है। यदि हम वियतनामी कंपनियों के बारे में बात करें तो हम वहाँ पवन ऊर्जा फार्म को फाइनेंस करेंगे जो इमारत परिसर में इंस्टॉल होगा। इमारत का निर्माण स्वयं वियतनामी विकास कंपनी द्वारा किया जाएगा। हमारी लागत सिर्फ हमारी तकनीक के लिए होगी। यदि हम ऐसा करेंगे तो शायद $10 मिलियन में हम एक इमारत का निर्माण करने में सक्षम हो जाएंगे। इस तरह से हम अपने दायित्वों को पूरा कर सकेंगे। अगर हम संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बात करें तो वहां के लिए लागत राशि की गणना अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि इन दिनों एक की कीमत 10 गुना तक कम होने की संभावना है। वे पैरामीटर जैसे कि $5 मिलियन से यदि हम किसी क्षेत्र में अपने दम पर ऐसी इमारत का निर्माण शुरू करते हैं तो आगे जाकर खर्च $50 मिलियन तक आ सकता है क्योंकि 20% इमारत बन जाने के बाद ही अपार्टमेंट बिकेंगे। ऐसे में खरीदार के अपार्टमेंट में आने से पूर्व हमें इमारत के 20% हिस्से को अपने खर्च पर बनाना होगा।
तथा इन अपार्टमेंट के भविष्य के मालिकों द्वारा प्राप्त राशि से इसे पूरा बनाया जा सकेगा। इसलिए $10 मिलियन से अधिक अनुकूल परिस्थितियों में $5 मिलियन से, और यदि कठिन स्थिति हो तो $50 मिलियन तक खर्च हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी भी रकम नहीं है। आज क्राउड इन्वेस्टमेंट वाली परियोजनाएं समान राशि और इससे भी अधिक राशि को आकर्षित करती हैं और उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए सब कुछ संभव है। क्या कंपनी को निवेशकों का समर्थन प्राप्त है? अब निवेश आकर्षित करने की गति काफी धीमी हो गई है, लेकिन साथ ही इस स्तर पर हमारे पास काफी निवेशक हैं। यदि हम किसी विशिष्ट भूखंड पर जाते हैं तो हमें वहां बड़ी रकम की आवश्यकता होगी, लेकिन जब हम इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो बड़ी संख्या में निवेशकों के आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हर कोई देख रहा है कि हम प्रदर्शनियों और पेटेंटिंग की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए वास्तविक परियोजना पर कार्य शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बस कुछ ही कदम करीब हैं। ये इस बात का सबूत है कि तकनीक काम कर सकती है और इसे लागू करना किसी भी अन्य तकनीक की तुलना में सस्ता है और निश्चित रूप से ये अपना रास्ता बना लेगी। तथ्य यह है कि हमारा क्षेत्र तय होने के पूर्व से भी ये काम कर सकता है, क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा कि पवन ऊर्जा का इस्तेमाल हमारे युग से पहले खेतों में पानी उपलब्ध करने के लिए होती थी। 2000 साल पहले लोग काम करने वाली संरचनाओं को बना चुके थे, और आज जब कोई व्यक्ति 60 साल से पूर्व ही अंतरिक्ष में जा चुका है, लोगों ने चंद्रमा तक का दौरा कर लिया है, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। इस व्यवसाय को लागू करने में इसकी प्रौद्योगिकियां और सामग्रियां मदद करेंगी। सामान्य तौर पर, जैसा कि मैंने कहा कि सोवियत संघ ने विज्ञान में बहुत निवेश किया था और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के क्षेत्र में, लेकिन तब तक शक्तिशाली परमाणुओं का रहस्य भी सामने आ गया। माचिस के आकार के यूरेनियम का 1% एक रेल डिब्बा कोयले की जगह ले सकता है, तो निश्चित रूप से उन्हें ये प्रतीत हुआ कि हमें ऊर्जा के इन वैकल्पिक स्रोतों, सौर ऊर्जा पैनल या पवन ऊर्जा फार्मों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा चाहिए, लेकिन इस लंबी अवधि में इसका मूल्यांकन नहीं किया गया, क्योंकि जल्दी या बाद में किसी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का बुनियादी ढांचा अनुपयोगी हो जाता है। अतः पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना इन सब को खत्म करना आवश्यक हो जाता है। अब हम देख रहे हैं कि कैसे यूरोप अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर रहा है, क्योंकि लंबे समय के बाद ये फायदे की बजाय ज्यादा नुकसान ही फैलाता है। इसलिए सभी वैकल्पिक स्रोतों की ओर मुड़ रहे हैं। इसलिए भविष्य में यूरोप हमारा संभावित बड़ा ग्राहक होगा, लेकिन हमें परियोजना को वास्तविक पैमाने के अनुसार दिखाने की भी जरूरत होगी। यदि कंपनी सफल नहीं होती है तो क्या हमारा धन सुरक्षित रहेगा? क्या कंपनी हमारा पैसा लौटा देगी? ये ध्यान रखना आवश्यक है कि आज हम जो निवेश प्राप्त कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। निवेशक के व्यक्तिगत प्रोफाइल में एक टैब होता है जहां हम अपने खर्चों की रिपोर्ट प्रदान करते हैं। पेटेंट प्राप्त करने के लिए हमने जो धनराशि खर्च की है, उदाहरण के लिए जापान या भारत में, तो हम उसे वापस नहीं कर पाएंगे। यदि हमारी परियोजना की मांग में वृद्धि नहीं हो पाती है तो निश्चित रूप से हम खर्च किए गए धन को वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो धन हमने जमा किया हुआ है उसे हम जरूर लौटाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास पर्यवेक्षी समिति में विभिन्न देशों के 190 से अधिक लोग हैं। वे हमारी साइट पर आने वाली प्रत्येक राशि को देखते हैं। ये टेलीग्राम के चैट बॉट में भी परिलक्षित होता है। इस तरह हमारी पूरी गतिविधियां पारदर्शी हैं, और यदि वो क्षण आ गया कि जब परियोजनाओं को लागू करना संभव नहीं होगा, तब हमारे पास धन जमा होने लगेगा। पर्यवेक्षी समिति इन निधियों से अवगत हैं और निश्चित रूप से यदि ये धन उपलब्ध हैं तो हमें वापस करनी होगी। परियोजनाओं के विकास के लिए आवश्यक मतों के तहत खर्च नहीं किए जाने पर इन संचित निधियों को वापस कर दिया जाएगा। हम पूरी राशि वापस नहीं कर सकते, क्योंकि व्यय भी तो हुए हैं। उदाहरण के लिए भारत में राजकीय शुल्क का भुगतान। हम सरकार को पत्र लिखकर नहीं कह सकते कि हमारी परियोजना लागू नहीं हुई है, अतः कृपया हमें राजकीय शुल्क लौटा दें।
जिस वकील ने हमें अपनी सेवाएं प्रदान की हैं या जिन प्रदर्शनियों के लिए हमने भुगतान किया है, उनसे राशि की मांग नहीं कर सकते। ये कल्पना करना कठिन है कि हम उन्हें लिखेंगे कि परियोजना असफल हुई है, इसलिए वे अपनी सेवा के लिए ली गई भुगतान राशि को वापस कर दें। यदि किसी हिस्से में निवेश संचित था और खर्च नहीं किया गया और हमारी परियोजना शुरू नहीं हुई है, तो इस स्थिति में राशि निश्चित रूप से वापस की जाएगी और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी परियोजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन जरूर होगा। हमने वेटर और गोरोडलेस परियोजनाओं के आविष्कारक डेनिस टैगलिन से प्रश्न पूछे और कंपनी के इतिहास और आगे की विकास योजनाओं के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डेनिस। हरीश, मैं आपके सवालों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमारे कार्यालय का दौरा किया। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। हमारे साथ संपर्क में रहे, हम संपर्क में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर।